जरा सोचिए, 7 लाख साल पहले घना जंगल, हमारे पूर्वज छोटे छोटे झुंडों में बस खाने और सुरक्षा की तलाश में। और आज हम स्पेसशिप बना रहे हैं, पूरी तरह डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जाने की सोच रहे हैं। ये बदलाव हुआ कैसे? मतलब हम सिर्फ एक जानवर से इस ग्रह के कह सकते हैं मालिक कैसे बन गए? हाँ, ये कहानी तो वाकई हैरान करती है। लाखों सालों की कहानी है ये। और आज हम कुछ ऐसे ही विचारों पर गौर करेंगे जो इस बदलाव को समझाते हैं, खासतौर पर वो 3 बड़ी क्रांतियां जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया। बिल्कुल। आज हम गहराई से बात करेंगे मानव इतिहास की 3 सबसे अहम क्रांतियों पर, संज्ञानात्मक, कृषि और वैज्ञानिक क्रांति। हम सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि समाज कैसे बदला, बल्कि ये भी कि कैसे हमने इतने बड़े पैमाने पर मिलकर काम करना सीखा। हाँ, वो सहयोग वाली बात। और साथ ही कैसे इतनी गहरी असमानता भी पैदा हो गई। सही कहा। और पूरी बातचीत में एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा, है ना, कि इन तीनों में से मतलब सोचने की शक्ति का विकास, फिर खेती की शुरुआत और फिर विज्ञान का आना, किसका असर हमारे भविष्य पर और हमारी नैतिकता पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? कौन सी क्रांति ने ये जो सहयोग और असमानता का ताना बाना है, इसे सबसे ज्यादा शक्ल दी है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली है संज्ञानात्मक क्रांति। करीब 70,000 साल पहले की बात है। हमारे पूर्वज दिखने में तो हमारे जैसे ही थे, छोटे ग्रुप्स में शिकार करते थे, पर फिर उनके दिमाग में कुछ गजब का हुआ। हाँ, सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, अमूर्त चीजों को समझने की, भविष्य के बारे में प्लान करने की, ये सब क्षमताएं अचानक से बहुत बढ़ गईं। ये सब सोचना ही नहीं था, है ना? नहीं, यहाँ सबसे अनोखी बात ये हुई कि इंसान अब बहुत बड़े ग्रुप्स में एक साथ मिलकर काम कर सकता था, लचीले ढंग से। और ये ग्रुप्स खून के रिश्तों या दोस्ती यारी पर आधारित नहीं थे, ये टिके थे साझा कहानियों पर, मिथकों पर, देवी देवताओं पर, कानूनों पर, मूल्यों पर। हमारी कल्पना ही है, जिनका कोई ठोस वजूद नहीं है, पर हम सब मानते हैं। बिल्कुल, यही तो है साझा विश्वास की ताकत। इसी की वजह से हजारों लाखों अजनबी लोग एक साथ मिलकर काम कर पाए, चाहे वो मिस्र के पिरामिड बनाने हों, या कोई बड़ा साम्राज्य चलाना हो, या आज के जमाने में कोई मल्टीनेशनल कंपनी चलानी हो। इसी एक क्षमता ने हमें धरती की बाकी सभी प्रजातियों से एकदम अलग कर दिया। यहीं से जटिल समाज की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यहीं से वो बंटवारे की शुरुआत भी नहीं हुई? मतलब अगर कुछ कहानियां हमें हम बनाती हैं, और जाहिर है वो दूसरों को वो भी बना देती हैं। जो लोग आपकी कहानियों को, आपके भगवान को, आपके नियमों को नहीं मानते, वो बाहरी हो जाते हैं। यहीं से ग्रुप आइडेंटिटी, भेदभाव और झगड़ों की नींव पड़ी कह सकते हैं। सहयोग तो बढ़ा, पर अक्सर एक दायरे के अंदर। हाँ, ये वो पहला ढांचा था जिसने भविष्य की सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं और उनमें पनपने वाली असमानताओं के लिए जमीन तैयार की। इसने दरवाजे खोले संभावनाओं के, पर साथ ही संघर्ष के भी। और इसी नींव पर करीब 60,000 साल बाद, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले, एक और बड़ा मोड़ आया, कृषि क्रांति। हमने जानवरों के पीछे भागना और कंदमूल इकट्ठा करना छोड़ दिया। जमीन जोतना सीखा, फसल उगाना सीखा, शिकारी से किसान बन गए। हाँ, और ये सिर्फ खाने का नया तरीका नहीं था, ये जीने का, सोचने का, समाज को चलाने का एक बिल्कुल नया मॉडल था। खेती ने हमें एक जगह टिकने पर मजबूर कर दिया। वो घुमंतू जीवन खत्म हुआ, और इसी स्थिरता से क्या हुआ, स्थायी बस्तियां बनी, गांव बने, फिर शहर बने, और फिर बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य। व्यापार बढ़ा, काम का बंटवारा हुआ, कोई खेती कर रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई सैनिक है, कोई राजा है। एक पूरा सामाजिक ढांचा, एक हायरार्की बनने लगी। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कृषि क्रांति ने समाज का, आप कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल दिया। मेरी जमीन, मेरी फसल, मेरा अनाज, ये जो निजी संपत्ति का आइडिया है, ये मजबूत होने लगा। भविष्य के लिए सोचना, प्लान करना, कब बोना है, कितना बचाना है, ये जीने के लिए जरूरी हो गया। और सबसे बड़ी बात, खेती ने अधिशेष पैदा किया, सरप्लस, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना। यही बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना, क्योंकि ये तरक्की सीधी नहीं थी। कई जानकार कहते हैं कि शुरुआती किसानों की जिंदगी शायद शिकारियों से ज्यादा मुश्किल थी। बिल्कुल, ज्यादा घंटे काम, एक ही तरह का खाना, नई नई बीमारियां और हमेशा ये डर कि कहीं जमीन न छिन जाए। तो ये एक तरह का सौदा था। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा खाने की गारंटी,
कम से कम कागज पर, के बदले ज्यादा मेहनत और कम आजादी। और यहीं पर असमानता ने एक तरह से कहें तो संस्थागत रूप लेना शुरू कर दिया। जिनके पास ज्यादा जमीन थी या अनाज का भंडार था, वो ताकतवर हो गए। इसी सरप्लस खाले ने कुछ लोगों को खेती से आजाद कर दिया। पुजारी वर्ग बना, योद्धा वर्ग बना, शासक वर्ग बना। सहयोग तो बड़ा जाहिर है, शहर और राज्य बड़े सहयोगी नेटवर्क ही थे, लेकिन ये सहयोग अब साफ तौर पर ताकत, दौलत और सामाजिक रुतबे की सीढ़ियों पर टिका था। सरप्लस ने कुछ लोगों को दूसरों पर हुक्म चलाने और उनकी मेहनत का फल खाने की ताकत दी। ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर एक व्यवस्थित तरीके से असमानता समाज का हिस्सा बन गई। और फिर कहानी में तीसरा बड़ा मोड़, लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति। दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। पुरानी बातों पर, धर्म ग्रंथों पर आंख बंद करके मानने की बजाय हमने सवाल पूछना शुरू किया। क्यों? कैसे? क्या ये सच है? हमने देखा, प्रयोग किए, तर्क लगाया, इनको ज्ञान का आधार बनाया। ये मानना कि मुझे नहीं पता और फिर जानने की कोशिश करना, ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी। बिल्कुल, ये जो अज्ञानता को स्वीकार करना और फिर ज्ञान की तलाश में लगना था, इसने ज्ञान का जैसे विस्फोट कर दिया। हमने प्रकृति के छुपे हुए नियमों को समझना शुरू किया, ग्रेविटी से लेकर बैक्टीरिया तक, और धीरे धीरे हमने इन नियमों का इस्तेमाल करके प्रकृति पर ऐसा नियंत्रण हासिल करना सीखा जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसी ज्ञान और नियंत्रण से फिर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने उत्पादन बदल दिया। फिर बिजली आई, कम्युनिकेशन में क्रांति हुई, डिजिटल युग आया, और आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और एआई के दरवाजे पे खड़े हैं। इस क्रांति ने इंसान को गजब की ताकत दी है, दुनिया बदलने की, नई हकीकतें बनाने की, यहाँ तक कि जीवन के मूल ढांचे को बदलने की ताकत। हाँ, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस बेहिसाब ताकत के साथ क्या आया? अभूतपूर्व नैतिक चुनौतियां। देखिए, विज्ञान और तकनीक ने हमें चेचक जैसी बीमारियां मिटाने में मदद की, अरबों लोगों का पेट भरने की क्षमता दी, दुनिया भर में तुरंत जुड़ने की ताकत दी। ये सब शानदार है, लेकिन इसी ताकत ने हमें एटम बम बनाने, पर्यावरण को तबाही के कगार पर लाने और अब तो जीवन के कोड यानी डीएनए को बदलने की क्षमता भी दे दी है। तो यहाँ भी वही सहयोग बनाम बंटवारा, बनाना बनाम बिगाड़ना, ये चीजें और तेज हो गई हैं। विज्ञान एक ग्लोबल मंच बन सकता है ज्ञान का, पूरी मानवता को फायदा पहुंचा सकता है। जैसे हमने देखा, दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर कोविड वैक्सीन पर काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक सहयोग तो अभूतपूर्व स्तर पर होता है। ज्ञान सरहदें नहीं देखता, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की ताकत का बंटवारा बराबर नहीं है। ये देशों और लोगों के बीच नई और शायद पहले से भी ज्यादा गहरी खाई पैदा कर रहा है। जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उसके पास आर्थिक और सैनिक बढ़त है। आप देखिए, साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, नए नए घातक हथियार, ये सब वैज्ञानिक क्रांति की ही देन है, जो दुनिया भर में असमानता और झगड़ों को एक नया रूप दे रहे हैं। ताकत का कुछ ही हाथों में सिमट जाना और उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इन सब का मतलब क्या है? हमने 3 बड़ी क्रांतियों को देखा। संज्ञानात्मक, जिसने हमें सोचने, कल्पना करने की ताकत दी, कृषि, जिसने समाज का ढांचा बदला, और वैज्ञानिक, जिसने हमें प्रकृति पर काबू पाने की शक्ति दी। तीनों ने मानव सहयोग का दायरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन हमारा वो शुरू वाला सवाल अब भी है। अगर हम भविष्य और अपनी नैतिकता के नजरिए से देखें, तो इनमें से कौन सी क्रांति सबसे ज्यादा असरदार रही है? किसने सहयोग और असमानता के इस लगातार चलने वाले खेल को सबसे ज्यादा बदला है? ये सवाल वाकई मुश्किल है, क्योंकि कोई भी क्रांति अकेले नहीं हुई। हर एक ने पिछली वाली की जमीन पर ही अगला कदम रखा है। संज्ञानात्मक क्रांति ने सहयोग की क्षमता दी, कृषि क्रांति ने उस सहयोग को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे बनाए, और वैज्ञानिक क्रांति ने उन ढांचों को चलाने और बदलने की जबरदस्त ताकत दे दी। अच्छा, चलिए इनकी तुलना करते हैं, शायद कुछ साफ हो। संज्ञानात्मक क्रांति का पल्लड़ा किधर भारी है? देखिए, संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें वो बनाया जो हम हैं, इंसान। साझा कल्पना के दम पर समाज बनाने की हमारी जो काबिलियत है, ये अनोखी है। यही हमारी कामयाबी की चाबी है। इसने सहयोग की वो नींव रखी जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। लेकिन इसी ने हम और वो वाली सोच भी शुरू की जो आज भी झगड़ों की जड़ है। इसका असर बहुत गहरा है, बुनियादी है, लेकिन ये एक क्षमता थी, एक शुरुआत थी। और कृषि क्रांति, उसने इस शुरुआत को कैसे बदला? कृषि क्रांति ने उस क्षमता को जमीनी हकीकत बना दिया।
इसने समाज को भौतिक रूप से पूरी तरह से बदल दिया। स्थायी बस्तियां, शहर, राज्य, कानून, नौकरशाही, ये सब खेती से निकले सरप्लस की देन है। इसने सहयोग को संस्थागत बनाया, लेकिन साथ ही निजी संपत्ति, वर्ग भेद और व्यवस्थित असमानता को जन्म दिया, जो आज भी हमारे समाज की सच्चाई है। शायद असमानता को एक संस्था बनाने में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। इसने समाज का, कह सकते हैं, हार्डवेयर बदल दिया। और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति, उसका क्या दावा है? बल्कि खुद को, अपने स्वभाव को और अपने भविष्य तक को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसने ग्लोबल सहयोग के नए मंच बनाए हैं, जैसे इंटरनेट या इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट्स। लेकिन साथ ही इसने तबाही और कंट्रोल के ऐसे हथियार भी दिए हैं जिनकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसकी नैतिक चुनौतियां सबसे बड़ी हैं, क्योंकि अब दांव पर सिर्फ हमारा समाज नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य है। और शायद इंसान होने का मतलब ही दांव पर है। ये हमारे हाथ में एक दोधारी तलवार है, जिसकी धार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्रांति ने खेल के नियम बदले, कृषि क्रांति ने खेल का मैदान बनाया और वैज्ञानिक क्रांति ने हमें ऐसे पावर अप्स दे दिए हैं जो या तो हमें खेल जिता सकते हैं या पूरा खेल ही खत्म कर सकते हैं। और हर कदम पर सहयोग का पैमाना और उसकी जटिलता बढ़ी, लेकिन साथ ही असमानता और झगड़ों के तरीके भी ज्यादा खतरनाक होते गए। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। तीनों एक दूसरे पर टिकी हैं, लेकिन उनके असर का तरीका अलग है। संज्ञानात्मक ने बदला कि क्या मुमकिन है, कृषि ने बदला कि हम कैसे रहते हैं, और वैज्ञानिक क्रांति बदल रही है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम भविष्य और नैतिकता पर सबसे गहरे असर की बात करें तो शायद वैज्ञानिक क्रांति का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि यह हमें सीधे सीधे अस्तित्व के सवालों के सामने खड़ा करती है। हम अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं। हमारे स्रोत हमें यहाँ ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या ये सारी तरक्की, ये ज्ञान और ताकत की दौड़, क्या ये हमें सच में खुशी और सुकून के करीब लाई है? हमने प्रकृति पर काबू पाया, चांद पर पहुंचे, लेकिन क्या हम अपने उन शिकारी पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? क्या हम अपनी इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से कर रहे हैं? यही तो इन क्रांतियों का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमने बाहरी दुनिया में तो कमाल की सफलता पाई है, लेकिन अंदरूनी शांति, वो संतुष्टि, उसका सवाल अब भी वैसा का वैसा है। भौतिक तरक्की नैतिक तरक्की की गारंटी नहीं है। इन क्रांतियों की विरासत बहुत मिली-जुली है। इसमें अपार उपलब्धियां हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही गंभीर नैतिक सवाल हैं, गहरी होती खाइयां हैं और खुद को तबाह करने का खतरा भी शामिल है। तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं जो इन विचारों के मंथन से निकला है। इंसान आज ज्ञान और शक्ति के ऐसे शिखर पर है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन क्या विकास की ये लंबी, उतार चढ़ाव भरी यात्रा हमें सच्ची खुशी, मायने और सुकून के करीब लाई है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम एक प्रजाति के तौर पर अपनी ही बनाई इस उलझी हुई दुनिया और अपने अनिश्चित भविष्य की भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि हमारे आज का और हमारे कल का भी है, और इस पर हम सभी को गहराई से सोचना होगा।